दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे। मतलब जितने में हमने किसी एसेट को परचेज किया और उस एसेट को रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने के लिए जितना भी हमने खर्चा किया है वो सभी कॉस्ट माना जाएगा, और उसी कॉस्ट पे उसको हमें किताबों में क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। और मार्केट में इस एसेट की क्या वैल्यू चल रही है, दैट इज इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हमें नहीं देखना। हमें किताबों में रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कंसीडर करना है और उसी को रिकॉर्ड करना होता है। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब एसेट को हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है। और ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो कंप्राइजिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, कि एसेट को परचेज करने में आपको परचेज कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ी, एक तो वो ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, प्लस ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज। और वो सभी एक्सपेंडिचर्स, वो सभी खर्चे जो इस एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए आपने खर्च किए होंगे, वो भी इस ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। और इस तरीके से हमारी क्या आएगी, टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट को हमें रिकॉर्ड करना होगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे रेडी टू यूज वाले खर्चे क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो मशीन खरीदी मैंने और इंस्टॉलेशन उसकी कराई, इंस्टॉलेशन में कुछ खर्चा हुआ, और ये मशीन मैंने जो है कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मंगाई, वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। इसका मतलब एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए जो भी खर्चा मेरा हुआ है वो सभी खर्चे कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। इसके बाद दोस्तों, दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस फॉर द एसेट। और इसके बाद दोस्तों, ये जो टोटल कॉस्ट आती है यही हमारे लिए क्या बनती है, बेस बनती है। और जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं फ्यूचर में, जैसे कि डेप्रिसिएशन लगाना, वो इसी कॉस्ट के बेसिस पर होगा, इसको बेस मान के किया जाएगा। और दोस्तों, जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है ये पास्ट से रिलेटेड होती है, इसीलिए इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो कॉस्ट प्रिंसिपल दोस्तों इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसके बाद दोस्तों, ये जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ जाती है, इसे हमें सिस्टमेटिकली रिड्यूस करना होता है ईयर आफ्टर ईयर, किस तरीके से, डेप्रिसिएशन चार्ज करके। और एसेट्स जो शो किया जाता है बैलेंस शीट में, वो बुक वैल्यू पे शो किया जाता है। अब ये सारी चीजें समझने के लिए दोस्तों आप मेरे साथ एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ एग्जांपल है हमारे पास। हमने क्या किया है, मशीनरी परचेज्ड फॉर 1,50,000 इन कैश एंड 20,000 रुपीज वाज स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए दोस्तों, यहाँ मशीन परचेज किया हमने 1.5 लाख रुपए की। तो यहाँ सोल्यूशन में आप देखेंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज कॉस्ट तो हमारी हो जाएगी 1,50,000, और इस मशीन को हमने इंस्टॉल करवाने पर 20,000 का खर्चा किया है, जिससे ये मशीन रेडी टू यूज की कंडीशन में आएगी। तो इसमें हमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करनी होगी 20,000 रुपीज। तो यहाँ ऐसे करके हमारे पास 1,70,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी, और इसको हमें एज कॉस्ट ऑफ मशीन रिकॉर्ड करना होगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, आफ्टर 3 इयर्स मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन ड्यू टू इन्फ्लेशन हैज गॉन अप टू 2 लाख रुपए। कहता है 1,70,000 वाली मशीन 3 साल बाद 2 लाख की हो गई है, इसकी मार्केट वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से। तो दोस्तों इस पॉइंट का कोई भी रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए, बिकॉज मार्केट वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी होती, हमें रिकॉर्ड नहीं करनी होती। हमें मतलब होता है सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट से मशीन की। तो ये पॉइंट आपको ऐसे ही दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। इसके बाद कहता है व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट फॉर मशीनरी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 1,70,000 की कॉस्ट निकाल ली थी। डेप्रिसिएशन इसने बोला था कि हर साल हमें 10% लगाना है SLM से। तो डेप्रिसिएशन 10% निकालने के लिए बेस हमें मानना पड़ेगा अपनी इस 1,70,000 की कॉस्ट को। तो इस 1,70,000 को बेस मान के 10%, 17,000 रुपए एवरी ईयर हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। मतलब इस 1,70,000 को सिस्टमेटिकली एवरी ईयर आफ्टर ईयर 17,000 रुपए हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे अपनी मशीन की कॉस्ट में से। और एसेट जो रिकॉर्ड होगा दोस्तों, वो हमारी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, ना कि मार्केट वैल्यू पे। इसका मतलब मार्केट वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। दोस्तों यहाँ लिखा हमने बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ बैलेंस शीट में जब आप एसेट साइड में मशीन दिखाएंगे तो मशीन की आप पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट दिखाएंगे फर्स्ट ईयर में कि टोटल कॉस्ट कितनी थी, और ड्यूरिंग द ईयर जितना भी डेप्रिसिएशन उस पे लगा है उसे आप माइनस कर देंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये जो 1,53,000 वैल्यू आएगी हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो जितनी भी अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू होती है मशीन की, अनयूज्ड वैल्यू होती है, उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं, और उसे असेट साइड में इस तरीके से हमें
शो करना होता है। तो दोस्तों एक कॉस्ट प्रिंसिपल हमें यही सारी बातें बोलता है। इसको हमने एग्जाम्पल की मदद से सारे पॉइंट भी समझे कि किस तरीके से हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती है और किस तरीके से इसे बेस मान के हम फर्दर अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना और बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पर फिर मतलब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी रिमेनिंग वैल्यू बचती है दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू और उसी पर हमें एसेट को शो करना होता है एवरी ईयर। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉस्ट प्रिंसिपल समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है इस प्रिंसिपल में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नई नई वीडियोस बनाने के लिए। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।